आमदार साहब का नाम आते आप इतना जज्बाती क्यों हो जाते? इसलिए जान जलती है। आज हमारे बच्चों को सरकारी योजनाएं कुछ नहीं मिली। आप दिल्ली सरकार को चलाते नहीं हो यहाँ, क्योंकि उनका फोटो आ जाएगा, आपको उनके फोटो से तकलीफ है। आप महाराष्ट्र सरकार का योजना चलाते नहीं हो यहाँ, आपको उससे भी तकलीफ है कि उनका नाम आ जाएगा। आपको क्या लगता है आप ही यहाँ के आमदार हो, आप ही सब चला, तो आपका बंगला बेचो ना, आपकी गाड़ियां बेचो। आपने जो गरीब लोगों के नाम पे जो पैसा लाया, निधि लाया, आपके पास से कहां से आया? आपका पगार है, लेकिन आपके पगार में आपने क्या किया, कैसा किया, वो नहीं गिनेंगे। लेकिन इनका पैसा कहाँ गया? इनके पैसे के आपका नगर सेवक या आपका कार्यकर्ता, आपका अध्यक्ष कैसे बन गया करोड़पति? कैसे 500 करोड़ आ गए? कैसे 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आ गई? यहाँ के आम जनता के पास रोजगार नहीं। अरे जवान बच्चे ट्रक वाले मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका हैं, जितनी भी महानगर पालिकाएं हैं, उनका चुनाव जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा। और उसके आगे 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। तो इन चुनावों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रिदा रशीद मैडम हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीनों चुनाव होने जा रहे हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। पहले बात तो क्लियर कर दूं, इस बार जितने भी इलेक्शंस होंगे महाराष्ट्र में और देश में, सभी में मुझे लगता है जब एमपी के इलेक्शन होंगे तो प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही होने वाले हैं, मोदी जी के नाम से ही होने वाले, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को जितना नाम है, जितना काम है उनका, तो उन्हीं पे होने वाले हैं। और इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं जितने भी इलेक्शन होंगे वो मोदी जी के नाम पे एमपी इलेक्शन लड़ा जाएगा। हाँ, एमपी इलेक्शन तो शायद आपको मालूम नहीं कि जो आरएसएस है एक बहुत बड़ा संगठन है, मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। उसका जो एक अखबार है ऑर्गेनाइजर, उसने अपने सर्वे के अंदर ये बताया कि मोदी का जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। और ये जो हिंदू मुस्लिम जो कार्ड है उसका भी कोई असर होता हुआ नहीं दिखा रहा है। ये हमें कर्नाटक चुनाव के अंदर ये दिखने को मिला है। तो आप कैसे ये बात कह सकती हैं? देखिए, कर्नाटक चुनाव में आपने क्या देखा, कर्नाटक चुनाव में कैसे हुआ, लेकिन जब दिल्ली की इलेक्शंस आते हैं, ये मोदी जी के अपने 2 इलेक्शन तो देख ही लिया है। दोनों इलेक्शन मोदी जी के नाम से ही लड़े थे और जितने भी गठबंधन वाले भी थे सभी उन्हीं के फोटो पे लड़े थे। और इंशाल्लाह इस बार भी मोदी जी के नाम से ही, और मोदी जी ही प्रधानमंत्री चाहिए हमारे देश के लिए, तो उन्हीं के लिए लड़ा जाएगा। और इंशाल्लाह इस बार लास्ट टाइम 303 के टारगेट कुछ और था, लेकिन टारगेट देखा, आपने ही देखा पब्लिक ने किस तरीके से वोट करके कितनी सीटें बढ़ी थी। और इस बार तो इंशाल्लाह सभी टारगेट पब्लिक इस बार रखेगी नहीं, और जितने हो सकेंगे उतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी चुन के जाएंगे। मैडम, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये जितने भी चुनाव है ये मोदी जी के नाम पे लड़े जाएंगे, है ना? आपका ये कहने मतलब, और आप ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा के जो चुनाव परिणाम होते हैं वो अलग होते हैं और लोकसभा के अलग होते हैं, है ना? तो आपका कहने का यही मतलब है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। लेकिन विधानसभा में इस बार आप देखेंगे हमारे सीएम साहब, हमारे देवेंद्र जी डीसीएम साहब, हमारे अजित दादा डीसीएम साहब, इनके तीनों के नेतृत्व में ये जब इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता एक भी सीट किसी को मिलेंगी। आप लोकसभा की बात करनी है? मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ। अच्छा। और लोकसभा में भी वही होने वाला है और विधानसभा में भी इंशाल्लाह वही होने वाला है। लेकिन जो सर्वे आए हैं, कई सर्वे आए हैं, वो बता रहे कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी जो काफी मजबूत दिखाई दे रही है और बीजेपी जो है काफी मतलब उसको नुकसान पहुंचता हुआ कौन सी आघाड़ी, कौन सी आघाड़ी की बात कर रहे हो आप? रहे कहाँ वहाँ पर आमदार? आघाड़ी बनी थी, वो तो सत्ता, वो सीएम बनने के लिए आघाड़ी बनाए थे ना, लेकिन आघाड़ी में लोग ही नहीं रहे। घर है, घर में रहने वाले लोग ही नहीं है, तो कौन सी आघाड़ी? आपका कहने का मतलब ये जो टूट फूट हुई है
चाहे वो शिवसेना की हम बात करें या फिर एनसीपी की, बिल्कुल तो मतलब अब आगाड़ी नहीं है ही नहीं। क्या विधायक के चले जाने से क्या जो पार्टी होती है वो टूट जाती है, जो गठबंधन होता है वो क्या टूट जाता है? देखिए, गठबंधन टूट जाता है या मेरे लिए बहुत बड़े वर्ड्स है, लेकिन जहाँ हम देखते हैं तो वहाँ हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जो उनको जो लालच थी, उन्होंने जो गद्दारी की, आज उसी का नतीजा है वो भोग रहे हैं। वो एनसीपी हो या वो शिवसेना, ये ठाकरे शिवसेना हो, तो वो उसी का नतीजा भोग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लोग हैं उनके पास जो अभी आगे इलेक्शन में भी उनको मिलेंगे, और कोई आमदार तो बचे ही नहीं है। बचे कुछ है, वो भी आजकल आपको पता है, खबर आप लोगों को भी लगती होगी। तो आज कोई बचा ही नहीं है उनके पास, वो लड़ेंगे किसके और कौन सी आघाड़ी रह गई है? अभी तो बस यही है, हमारे 3 जन हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस बार भी मुझे लगता है पूरे देश में जैसा एक देश और एक पार्टी, वैसे महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है वही नज़र आएगा कि एक ही पार्टी उभर के आएगी और एक ही टीम पूरी उभर के आएंगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपके अब जो कि महाराष्ट्र में परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी है, शिवसेना 2 भाग में बट चुकी है, एनसीपी भी 2 भाग में बढ़ चुकी है, तो 2024 में विधानसभा के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से होगा और काफ़ी अच्छे से विधानसभा इलेक्शंस होंगे और काफ़ी सीट्स आएंगे हमारे। और माशाल्लाह ये तीनों जन जो अभी मिले हैं और बहुत अच्छे से काम करेंगे और उनका सोच ही ये है। देखिए, मैं सीएम साहब को तो मैं ठाना में जानती हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे एकनाथ जी ने, और साथ में देवेंद्र जी जो हमारे डीसीएम साहब हैं, उनका तो सोच ही नहीं है। उनको तो नेता मुझे नहीं लगता है वो नेता बनने के लिए इतना भागते हैं। वो सिर्फ परिवार संभालना है उनको, देश संभालना है उनको, अपना महाराष्ट्र संभालना है। तो वो जितने परिवार के लेके चलते हैं, जैसे परिवार को जोड़ना चाहते हैं, उसी तरीके से उन्होंने देखो इन लोग को भी जोड़ के लिया है। नहीं तो कोई नेता अपनी जगह छोड़े नहीं। और वो इतने क्लियरली बातें रखते हैं, जैसे कि उन्होंने टोरेंट के बारे में इतनी क्लियरली बात रख दी थी। मालूम है, नागपुर के विधानसभा में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से टोरेंट मांग के लिया गया है, किस तरीके से इधर के आमदार जितेंद्र आव्हाड ने टोरेंट को मांग के लिया उनसे कि मेरे को भी आप टोरेंट दो करके। तो किस तरीके से क्लियरली वो बातें रखते हैं। तो मुझे लगता है इस बार वो परिवार महाराष्ट्र में बस एक ही परिवार होगा, और वो मुझे लगता है वो कहीं कुछ हद तक के साथ सक्सेस भी है उसमें। और इंशाल्लाह बस उनकी जो सोच है, वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में और सबको साथ लेके चलने का कर रहे हैं। कितनी दुश्मनी, कितना उनको हराने की कोशिश, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन आज वो मुंह के बल गिरे हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने और सभी ने उनको साथ दिया है। आपने कहा कि मतलब ये जो सीएम साहब है एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस और अब अजीत पवार भी उनके साथ में जुड़ गए और ये तीनों मिलकर बहुत अच्छे से सरकार चलाएंगे और जो विधानसभा के नतीजे जो आएंगे वो आपके गठबंधन के पक्ष में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, अब तो एक ही म्यान में 3 तलवारें हो गई, तो कब तक टिकेगी ये आप लोगों की सरकार? देखिए उसमें से आप तलवार तो बोल ही नहीं सकते हो। वो जो तीन जो जुड़े हैं 3 लोग, उसको तलवार नहीं बोल सकते हो। विचारधाराएं अलग है। हाँ, लेकिन विचारधारा उसमें एक मजबूत विचारधारा है, वो देवेंद्र जी का विचारधारा है। उनके विचार ऐसे है कि उनको सभी को लेके चलना है। डिप्टी सीएम है ना। हाँ, तो वो लेके तो चल ही रहे ना। आज सीएम साहब भी तो माशाल्लाह वो भी तो टीम लेके ही चल रहे हैं। कहीं कोई नाराज नहीं है, कोई किसी की नाराजगी नहीं है। देखिए आज माशाल्लाह 3 जन जुड़े हैं, लेकिन इतनी सी भी नाराजगी की आवाज आई, ये लोग चिल्ला रहे हैं। इन लोग का तो ऐसा है, आज ये लोग बोलते हैं कि हमें चले जाता हूँ, आप लोग जुड़ जाओ, आप वापस आ जाओ। अरे तो पहले क्यों नहीं गए आप? नहीं, अभी ये भी खबरें आ रही है कि मतलब शिंदे साहब जो और उनके जो 15 विधायक यानी 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाइड भी होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार के अंदर मतलब एक अलग ही किस्म का मतलब
परिस्थितियां बन जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ अगर भी नहीं है। शिंदे साहब उनका मंत्री पद जाता है तो अगला सीएम कौन होगा महाराष्ट्र का? ये बोलने के लिए मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सब जनता देख रही है और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है किस तरीके से एक साल माशाल्लाह हो गया है सरकार को। आने वाला एक साल भी बहुत अच्छे से जाएगा और सभी को योजना का लाभ, इसका लाभ, शासन आपल्या दारी, ऐसा सब योजनाएं चल रही है। आपको पता है आज खासदार ये लोग को, आमदार ये लोग को इतने काम दे रखा है सरकार ने, इतना काम देखना है। अपने खासदार है अपने श्रीकांत शिंदे सर, इतने काम है। आज बताइए रास्ता किसने बनाया? खासदार ने। ट्रेन का किसने बनाया? खासदार ने। यहाँ के काम किसके हो रहे हो? खासदार के निधि से हो रहा है। मैं बता रही हूँ ना, आमदार गिना रही हूँ ना, आमदार का भी गिनाओगे ना। आज इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे किसके दुआ से? टीएमसी से। आमदार को आप जाके पूछिए कि रिधा रशीद ने बोला है ये सब तो खासदार ने बनाया, ये सब तो टीएमसी ने बनाया। आपने क्या किया? आप जो निधि, आप और आपके जो नगर सेवक की पार्टी की तो लोग कहते हैं कि आमदार साहब ने बहुत काम किया, शहर में काफी विकास किया, शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया। आप कहते हैं तो खासदार ने क्या किया? फिर रास्ता किसने बनाया? खासदार रास्ता किसके? नहीं रास्ता नहीं भाई साहब, ये क्या है पता है? मुमरा के पब्लिक को ये समझाते नहीं है, ये गुमराह कर देते हैं। रास्ता कौन बनाता है? दिल्ली सरकार बनाएगी क्या महाराष्ट्र सरकार बनाएगी? ये जो जितने रास्ते बनते हैं दिल्ली सरकार बनाती है, तो कौन बनाएगा? खासदार। दिल्ली सरकार खासदार की सुनेगी ना। रेलवे किसके अंडर में आता है? खासदार के अंडर में आता है। तो रास्ता और रेलवे क्लियर हो गया। हॉस्पिटल किसने बनाया? टीएमसी ने बनाया, बराबर। पानी कौन दे रहा है? टीएमसी दे रहा है। कचरा कौन साफ कर रहा है? टीएमसी कर रहा है। बाकी के सब चीजें हो रही हो, यहाँ के लोग जो जुगाड़ करके कर रहा है। मतलब कहने का मेन ये है कि आमदार साहब ने कुछ भी नहीं काम किया। तो पूछो ना उनको क्या किया? उद्घाटन तो तुमने जबरदस्ती किया। तुमने जाके अभी ये MM ओली का रास्ता, तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं था। आपने नाम लगा दिया। क्यों लगाया नाम? आप तो जाके अरे उन्होंने किया ना बाथरूम, ना। अरे तो सुनो ना, विधायक ने क्या किया है? रिबिन कहाँ के काटे हैं? जबरदस्ती दूसरे लोग के काम में घुस के। नगर सेवक, उन्हीं के नगर सेवक उनके विरोध में क्या हमारा काम का के रिबिन काट के जाता है? अरे तुमने शौचालय के काट करे हैं, तुमने यहाँ तुम्हारे ये जो डेवलपमेंट बिल्डर जो तुम्हारे बिल्डिंग बनाते हैं, आप वो पार्टी में जाके रिबिन काटते हो। आपका डेवलपमेंट गिनावे ना। यहाँ पर स्टेडियम किसने बनाया? टीएमसी ने बनाया। ये सब किसने किया है? तो टीएमसी ने किया है। आपने क्या किया? या फिर आप बोलो मेरे नगर सेवकों ने और टीएमसी ने कुछ नहीं किया है, ये मैंने किया है। या फिर आप एक्सेप्ट कर लो, आमदार एक्सेप्ट कर ले कि ये मैंने किया है, मेरे नगर सेवकों ने कुछ भी काम नहीं किया, ना ही टीएमसी ने किया है। फंड जो आया ये किसकी निधि है? ये उनके घर से लाया क्या उन्होंने 5 रुपया? उनके घर से उन्होंने, मुझे बताइए, 10 बच्चों का साल का स्कूल की फीस माफ कराई। 10 बच्चे ऐसे जिनके कॉलेज की फीस माफ कराई। मुझे ऐसे कुछ नाम गिनवा के दे दे। खाली आके वो बच्चे लोग अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, उनके माँ बाप दिन रात एक करके एक पैसा जोड़ के जो उनको बड़ा करते हैं, वो कॉलेज में नंबर 1 आते हैं, स्कूल में नंबर 1 आते हैं। आप क्या करते हो? सर्टिफिकेट दे देते हो। आपने आज तक बच्चे को साइकिल दी? आपने आज एक बच्चे को कोई रोजगार दिया? आपने किसी महिलाओं को यहाँ पर कोई रोजगार लाया? आपने किया क्या? आमदार ने। आमदार का क्या होता है? अपने विधानसभा में काम लाओ, रोजगार लाओ, जो चीजें कमी है वो लाओ। आपने क्या लाया? प्राइवेट स्कूल्स आ गए, प्राइवेट कॉलेज आ गए, हॉस्पिटल बनाया, उसको भी प्राइवेट करने के पीछे लगे। सरकारी आपके नाम का क्या लाया? कब्रिस्तान भी आप खा गए। आपने स्लॉटर हाउस पे कब्रिस्तान बना दिया। कब्रिस्तान की जगह आपने अपने नगर सेवक को दे दिया। वो स्लॉटर हाउस में भी आपने आपका नाम लगाया। आपकी जगह है, आपकी बाप की जगह है। आपने आपके घर से 5 रुपया लगाया, ऊपर से आपने यहाँ की जनता का, पूरे देश की जनता टैक्स भरती है, उसके नाम पे निधि निकलता है जो काम कराओ बोला जाता है टैक्स के पैसे का। आपने क्या किया? टैक्स के पैसे का निधि लाया। आपने निधि आपके घर से लाया? नहीं।
आपने निधि लाया, जनता के नाम से लाया, कहाँ गया वो पैसा? करोड़ों करोड़ों, कितने करोड़ों रुपए आपने लाए निधि के नाम पे। आप जाइए एक आरटीआई दीजिए विधानसभा में, आपको मिल जाएगा आपके आमदार ने कितनी निधि ली गए, कितने करोड़ चले गए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और उस आमदार को पूछे यहाँ कहाँ लगा, 10 बच्चे को गिना दीजिए मेरे को, 10 बच्चे और 10 औरतों को गिना देवे ये कि हमने हमारे ये औरतों को रोजगार दी। आमदार साहब का नाम आते आप इतना जज्बाती क्यों हो जाते? इसलिए जान जलती है। आज हमारे बच्चों को सरकारी योजनाएं कुछ नहीं मिली। आप दिल्ली सरकार को चलाते नहीं हो यहाँ, क्योंकि उनका फोटो आ जाएगा, आपको उनके फोटो से तकलीफ है। आप महाराष्ट्र सरकार का योजना चलाते नहीं हो यहाँ, आपको उससे भी तकलीफ है कि उनका नाम आ जाएगा। आपको क्या लगता है आप ही यहाँ के आमदार हो, आप ही सब चला, तो आपका बंगला बेचो ना, आपकी गाड़ियां बेचो। आपने जो गरीब लोगों के नाम पे जो पैसा लाया, निधि लाया, आपके पास से कहां से आया? आपका पगार है, लेकिन आपके पगार में आपने क्या किया, कैसा किया, वो नहीं गिनेंगे। लेकिन इनका पैसा कहां गया? इनके पैसे के आपका नगर सेवक या आपका कार्यकर्ता, आपका अध्यक्ष कैसे बन गया करोड़पति? कैसे 500 करोड़ आ गए? कैसे 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आ गई? यहाँ की आम जनता के पास रोजगार नहीं। अरे जवान बच्चे ड्रग वाले बन गए, नशेड़ू बन गए। कहना चाहिए चाची के शहर का विकास हुआ, मुमरा के अंदर एनसीपी के मतलब पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का विकास हुआ। आपके कहने का मतलब देखिए मुझे क्या कहना है, आज एक भी गरीब को पूछे, यहाँ पर एक भी गरीब को पूछे, आप जाके किसी भी घर के जाके पूछ लीजिए आपको क्या मिला सरकार से, आपको आमदार से क्या मिला। एक भी जन मुझे बोल देगा कोई आपको कि बाबा मेरे को ये मिला, या मेरी बेटी को, मैंने जैसे पहला बोला, एक साइकिल मिल गया, या मेरी बेटी को बाहर जॉब मिल गया। अरे मुमरा के नाम से हमें जॉब नहीं मिलता है, हमें लोन नहीं मिलता है, मुमरा के बाहर बच्चे, एजुकेटेड बच्चे लोगों को काम नहीं मिलता है। आपने कितने बच्चे लोगों को कौन से बड़े बड़े कंपनियों में जॉब लगाया, गिनाइए ना। बाहर बहुत रोजगार है। आमदार बोलेगा तो 1 लेटर पे काम मिल जाएगा, गारंटी लेवे ना, तुम तो गारंटी भी नहीं लेते हो। नशेड़ू बच्चे बन गए। अब बच्चा कुचा भुरके में हमारी बेटियां, हमारी बहनें जीती थी, उसको भी आपने बदनाम कर दिया। छूटा क्या है मुमरा में? मुमरा का आपने खाया है 14 साल से, मुमरा को आपने खिलाया क्या? आप मुमरा को आके मिलके जाते हो, मुमरा को बदनाम कर। आज कोई नहीं रहा तुम्हारा, आज यहाँ कोई नहीं रहा तुम्हारा। ये जितने बचे कुछ दिन है ना, ये बस मुझे लगता है मौला मौला करके इनको निकाल लेना चाहिए। अच्छा, कलवा मुमरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो जो सिटिंग एमएलए अवार्ड था वो तो जरूर खड़े होंगे, और हो सकता है उनके सामने जो राजेंद्र किने साहब है वो भी मतलब खड़े होंगे। और अब एक नाम और आ रहा है इस लड़ाई के अंदर, वो है नजीम मुल्ला साहब का। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो होने जा रहा है, काफी दिलचस्प तक मुकाबला होगा। तो इसमें क्या संभावनाएं नजर आती है कि किसकी जीत होगी, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे यही लगता है, मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगी और मैं खुद काम भी करूंगी इसके लिए। बस अपना सोचिए, भावनाओं में मत बहिए। ये झूठे लोग हैं। ये जो किया है 14 साल जिसने निकाला है अपने पे राज करके, इसने अपने से कमाया है, अपने को इनसे कोई फायदा नहीं है। ये अपने से चुन के विधानसभा जाते हैं, ये अपने नाम से पगार लेते हैं, ये अपने नाम से गाड़ी लेके घूमते हैं, ये अपने नाम के नौकर मिलता है इनको। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि मैं भेज रहा हूं तुझे, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे। और इसको तो भगाना है। इसने जितने अन्याय करे हैं ना, इसने जितने जनता के नाम पे खाया है, तो मुझे लगता है कोई भी आए मैं भी पूरा साथ दूंगी, लेकिन ये नहीं चाहिए आमदार। बस हो गया। तो दोस्तों ये थी बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता रीना रशीद जी। इनसे हमने बात की कि जो टीएमसी के लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, काफ़ी विस्तार से इनसे हमने बात की और इन्होंने हमारे सवालों का बड़ा सटीक तरीके से जवाब दिया। आपकी राय क्या है? इन्होंने जो कुछ भी कहा, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं है? वो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।